मैं सबकी बातें सुन रही थी। ऐसी ऐसी बातें कि जैसे किसी भी औरत के लिए सुनना किसी अजाब से कम नहीं है। मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरे साथ इस तरह होगा। वो सब लोग मेरे दुश्मन थे और मैं इनके बीच में किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। वो तो मेरी जिंदगी का फैसला करना चाहते थे और तब ये कैसे शख्स ने आकर ये कैसी बात कर दी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन जब इसने ऐसी बात की तो मैंने सबके सामने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और इसके बाद भी वो अपने फैसले से बदला नहीं था। और मैं तो ये सोच रही थी कि अब क्या होगा। एक तो इसने ऐसी बात कर दी, ऊपर से मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मार के अपना दुश्मन बना लिया था और शायद ये बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। और जो भी होने वाला था वो आज रात ही होने वाला था। जुल्म तो ये था कि सब लोगों ने इसका साथ दिया और मैं ये देखती ही रह गई कि मेरी जिंदगी में क्या से क्या होता गया। मेरा नाम सायरा है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी खातून थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरे शौहर को औलाद का बहुत शौक था, पर इसने कभी भी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया था। कहता था कि हमारे नसीब में होगी तो हमें औलाद मिल जाएगी। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। ससुर पहले ही हयात नहीं थे। अब हमारा भी इस घर में रहने का भी दिल नहीं करता था। हमने ये बड़ा घर बेच दिया। मेरे शौहर के पास बहुत सारी दौलत थी। इसने एक नया घर लिया और इसको मेरे नाम कर दिया। और इसके बाद इसका छोटा भाई हमारे साथ रहने लगा। वो भी मेरे लिए मेरी औलाद जैसा था, क्योंकि इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और हमें भी अल्लाह ने शायद इसीलिए औलाद नहीं थी, क्योंकि हमें वही प्यार इसी से मिलने वाला था। मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। इसका नाम जमील था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और अपनी उम्र से बहुत समझदार था। इसकी बिल्कुल भी कोई ऐसी हरकत नहीं थी जो कि इस उम्र के लड़कों को होती है। ना तो वो गली में जाकर किसी से खेलता था, ना ही किसी के साथ इसकी दोस्ती थी। बस वो अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का था। शायद माँ बाप की मौत में इसे ऐसा बना दिया था। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुमने हमेशा इसका ख्याल रखना है, इसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना। और मैं भी ऐसे ही करती थी। मेरे शौहर के कारोबार में बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी और हम अमीर से अमीर तर होते गए। लेकिन वो अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि ना तो हमारी कामयाबी देखने के लिए हमारे माँ बाप जिंदा थे और ना ही इस दौलत को इस्तेमाल करने के लिए हमारी कोई औलाद हो रही थी। अक्सर अच्छी खबरें मिलती थी कि यह हो गया, वो हो गया, फलां जगह की भी हमें जमीन मिल जाएगी, वहां से हमें काम मिल जाएगा। पर हमारी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने शौहर से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। ये अलग बात है कि शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर इतना भी बुरा इंसान नहीं है। इसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन वो मेरी मर्जी का मर्द नहीं था। ये बात ठीक थी, मैं भी इससे दूर दूर रहती थी और वो भी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। जब मुझे एक दिन ये खबर मिली कि मेरे शौहर का एक सड़क पर हादसा हो गया और वो बहुत बुरी हालत में है। जब पहुंचे तो मेरा शौहर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई और मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि वो तो मेरा आखिरी सहारा था। मेरे माँ बाप भी नहीं थे और ना ही इसके माँ बाप थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे भाई का ख्याल रखना, तुम्हारे अलावा इसका कोई नहीं है। मैंने अपने शौहर से वादा किया कि मैं इसका ख्याल रखूंगी और इसको ये यकीन भी दिला रही थी कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। बहुत छोटी थी तो बाबा चले गए थे और जब 10-12 साल की थी तो माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन आज पहली दफा किसी को अपनी आंखों के सामने इस तरह से दुनिया से जाते हुए देखना था, तो वो भी इसको जो मेरा आखिरी सहारा था। मेरा देवर बहुत छोटा था, मेरे गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि भाभी ये क्या हो गया, भाई भी हमें छोड़कर चले गए। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और हम लोग वापस घर आ गए। इसके बाद अब मैंने इसे अपने पास रख लिया। हमारे रिश्तेदार वगैरह भी थे जो मेरे शौहर की तरफ से थे। इनका कहना था, अब तुमने क्या फैसला करना है, तुम तो अभी जवान हो,
तुम दूसरी शादी कर लो और इस बच्चे को हमें दे दो। मेरे देवर का कहना था कि वो इनके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वही चाचू है जो सारी जिंदगी इनको और इनके माँ बाप को जलील करते रहे हैं, और कोई भी अच्छा नहीं। इसका कहना था कि मेरे मामू चाचू सब लोग ही इसी तरह के, मैं किसी के पास भी नहीं जाना चाहता हूँ। सब कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, वैसे भी तुम हमारा खानदान की नहीं थी, हमें तो बाहर से लेकर आए थे। इस बच्चे को तुम्हारी जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया था, मैंने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। इनका कहना था कि जब तुम दूसरी शादी कर लोगी तो फिर कैसे ख्याल रखोगी, इसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए यह फैसला बहुत बड़ा था। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल ही तो हुए थे, मुझे आराम से दूसरा रिश्ता मिल सकता था, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया और मैंने कहा कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी है और ये बच्चा मेरी औलाद की तरह है और मैं इसे अपने साथ रखूंगी। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर एक अजीब तरह की बहादुरी आ गई थी, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इनकी जबानें बंद हो गई। मैंने कहा कि ये आपके भाई की आखिरी ख्वाहिश थी और इसका गवाह डॉक्टर है, आप चाहें तो जाकर इससे पूछ सकते हैं। अली भी खुश हो गया, क्योंकि वह किसी के साथ जानना नहीं चाहता था। इस वक्त इसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 10 साल का था। दिन गुजरने लगे और इस बात को 5 साल गुजर गई। किसी तरह खुद को संभाल लिया और कारोबार को भी सारा कुछ संभाल लिया, पर यह सब आसान नहीं था। ये वक्त मुझ पर बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस काबिल हो ही गई थी। अली बड़ा हो गया था, अब वो भी फैक्ट्री जाया करता था और मामलात को देखा करता था, घर में भी चीजें लेकर आता था। इसने अपने भाई की तरफ लंबा खत निकाला था और अभी से ही वो जवान मर्द लगता था। कहते हैं कि मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है और जिंदगी तो चलती ही रहती है। इस मोहल्ले में एक नई औरत रहने के लिए आई तो इसके साथ मेरी काफी दोस्ती हो गई। इसने मुझसे पूछा, ये कौन है, तुम्हारा बेटा? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा ही है, क्योंकि मैं वाकई इसे अपनी औलाद की तरह समझती थी। अगर मेरे शौहर के साथ मेरी कोई औलाद हो जाती तो शायद मैं अपनी सारी जिंदगी इसके सहारे गुजार लेती। अभी तो मैं अली को अपनी औलाद समझकर इसके लिए ही जी रही थी, लेकिन सच तो ये था कि कोई खुशी भी, अभी मेरी उम्र 27 साल ही तो हुई थी। अभी भी मेरे पास वक्त था। लोग मुझे मशवरा भी देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम्हें कोई भी मर्द मिल जाएगा। और मैं कहती थी कि अगर वो पैसों की वजह से मुझसे शादी करेगा तो फिर इसे मेरी कदर नहीं होगी और मैं अपने साबिका शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी। मैं अली को भी महरूमियों के हवाले नहीं कर सकती थी। मैं इसकी जिंदगी में किसी और को नहीं ला सकती। नहीं तो वो नजरअंदाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे मेरी अच्छी दोस्त और अच्छा मशवरा देने वाले लोगों ने यह भी कहा कि तुमने वादा करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुमने शादी करके तुम कौन सा सब भूल जाओगी। तुम्हें अली का ख्याल रखना है, वो तुम किसी और से शादी करके भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। फिर टाइम आएगा कि तुम्हें कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा और तुम सोचोगी कि काश मैं लोगों की बात मान लेती। लेकिन सच तो यह है कि मैं भी अपने शौहर की यादों के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे अपने शौहर से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं इसके रूह के साथ बेवफाई कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपने रिश्तेदारों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझाना शुरू कर दिया कि मेरी शादी के बारे में भूल जाएं, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। इन लोगों ने भी मुझे मशवरा देने बंद कर दिए थे। अली अपने दिल की हर बात मुझसे ही करता था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक दिन खानदान में एक नया मसला सामने आ गया। सबका कहना था कि अब मेरे शौहर की जायदाद के हिस्से हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं इसकी बेवा हूँ तो मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना एक बेवा को मिलता है, और बाकी सारे हिस्से खानदान के पास आ जाएंगे। दरअसल जब मेरा शौहर इस दुनिया से गया तो इसके कारोबार में थोड़ा बहुत नुकसान था और मामलात इतने बिगड़े हुए थे कि जिनको कोई सुधार नहीं सकता था। शायद इसी परेशानी में आकर वो बेदिहानी में ही सड़क पर जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन फिर इसके खानदान वालों को ये भी पता था कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, इसलिए उन्होंने कारोबार मेरे हवाले कर दिया, ये सोच करके ये खुद ही इसका कारोबार को संभाल लेगी। और वाकई मैंने ऐसा ही किया। लेकिन इन 5 सालों में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई।
अब जब कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा कि जितना मेरे शौहर के जमाने में भी नहीं था, तो वो लोग अपना हिस्सा मांगने के लिए चले आए थे, क्योंकि इनको पता था कि वो सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं और अब इस कारोबार को भी वो आराम से संभाल सकते थे। जो मुश्किल वक्त था, इसमें से तो कोई आगे नहीं आया और ना ही इनके अंदर इतनी अकल थी, लेकिन अब इनको सब कुछ आसान लग रहा था कि एक दफा जब ये बात हुई तो मैंने इस बात को गौर कर दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये किस किस्म की सोच रखते हैं। जबकि मेरे शौहर ने जाते हुए इसने कहा था कि जायदाद का कोई हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो भी होगा वो मेरा भाई और मेरी बीवी मिलकर आपस में बांट लेंगे। लेकिन वो लोग मुझ पर घर और जायदाद के लिए मुझ पर कोई केस तो कर सकते थे, और फिर ऐसा केस तो सालों तक चलते हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाता है। मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा हवा ही नहीं दी। लेकिन ये जायदाद का मामला था और जायदाद भी करोड़ों की थी, इसलिए वो लोग बार बार फोन करते और ये बात कहने लगे, और फिर एक दिन घर आ गई और घर पर लड़ाई भी हो गई। मैं काफी डरती थी क्योंकि मुझे अली का ही सहारा था, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो वो आया और उन्होंने इससे भी कोई बात की और कहा कि हम कल दोबारा आएंगे। तुम्हारी भाभी तो तुम्हारे भाई की जायदाद के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है, ये बड़ी बुरी औरत है, इसकी बातों में ना आ जाना। लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, हम तजुर्बाकार जमाना साज लोग हैं, हमें पता है कि क्या करना चाहती है। तभी तो इसने दूसरी शादी नहीं की, अगर शादी करती तो जायदाद इसके हाथ से चली जाती। अली के चाचू ने कहा कि इसको छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, तुम इसके भाई हो, इसके बाद सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा साथ दूं तो ये सारी दौलत तुम्हारे पास आ जाएगी। अली इनकी बातें चुपचाप सुन रहा था और मैं भी चुपके से सुन रही थी। वो वहां से चली गई। जब अली अंदर आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया और इसे सब कुछ बताया। मैंने कहा कि ये लोग तो इस तरह से बदतमीजी कर गए हैं जैसे ये लोग रिश्तेदार नहीं बल्कि शहर के गुंडे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। अली ने मुझे तसल्ली दी, वो भी काफी परेशान हो गया। इसने कहा कि आप परेशान नहीं हो, लेकिन वो खुद भी थोड़ा सा परेशान था। इसने कहा कि अब क्या होगा। मैंने कहा कि हमसे जायदाद के लिए लड़ेंगे और मुमकिन है कि वो लोग जीत जाएं और हम लोग हार, क्योंकि सारी जायदाद के वारिस तुम हो और वो तुम्हें अपनी तरफ लगाना चाहते हैं। और फिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? कुछ भी तो नहीं। भाभी और देवर का भला क्या रिश्ता होता है? आज नहीं तो कल तुम इनकी बातों में आ जाओगी। वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे खूनी रिश्ते हैं। अली चुपचाप सुनता रहा है। मुझे लगा कि वो कुछ कहेगा कि नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ, आपने मुझे माँ बन के पाला है। लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। मुझे इसकी खामोशी ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। क्या वो इन लोगों की बातों में आ गया था और इन लोगों की बात मानने लगा था? क्या वो मुझे छोड़ के जाने वाला था? मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया था, इसके लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। क्या वो बदले में इतनी तसल्ली भी नहीं दे सकता था कि मैं आपको छोड़कर इन लोगों के पास नहीं जाऊंगा? आखिर वो कुछ बोला क्यों नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इसने सिर्फ इतना कहा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं सारी रात सो न सकी। मुझे अपने शौहर की याद आ रही थी। क्या मैंने ठीक किया था? अगले दिन वो हमारे घर आ गई और उन्होंने कहा कि आज हम सारा मामला क्लियर करके जाएंगे। वो अपने साथ वकील साहब को भी लेकर आए थे। वकील साहब ने सबसे पहले ये बताया कि अगर किसी शख्स ने सिर्फ मुंह से ये कहा है कि जो कुछ है वो मेरे बाद मेरी बीवी और भाई का है, तो इस बात की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इसकी लिखी हुई इस वसीयत के नीचे दस्तखत ही नहीं हुए हैं। इसने किसी जमाने में यह वसीयत लिखी थी, लेकिन दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए इस बात को तो भूल जाए। बाकी आपको इसकी बेवा होने के नाते जो भी हिस्सा मिलता है वो आपको मिल जाएगा और इसमें कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन आप सारी जायदाद, तीनों घर और फैक्ट्री पर कब्जा करके नहीं बैठ सकती। ये सब आपका नहीं है। अगर ये किसी का है तो वो है मरहूम का भाई, और अगर वो भी इस जायदाद के हिस्सा करना चाहे तो फिर मरहूम के चाचा और इनके बच्चों का भी हिस्सा बन सकता है। मैं अली की तरफ देख रही थी। फैसला इसने करना था, लेकिन इसकी उम्र ही क्या थी? वो एक छोटा बच्चा था। मुझे पता नहीं था कि मेरे शौहर ने इस वसीयत के नीचे दस्तखत नहीं किए। ये बात तो हमें वकील साहब ने बताई, क्योंकि जाहिर है इसे क्या पता था कि इसने इस दुनिया से जाना है। वकील साहब ने कहा था कि वसीयत तो इसने ऐसे ही लिखवाई थी,
तो वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं था। मुझे इसके रिश्तेदारों ने कहा कि आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि आपका इस घर पे भी कोई हक नहीं है। आप जहाँ मर्जी चली जाएं, जो आपका हिस्सा है वो आप तक पहुँच जाएगा। मैं हैरान थी कि अली अभी तक खामोश बैठा था। मैं इसको सबके सामने ये भी नहीं बता सकती थी कि कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। इसके रिश्तेदार तो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, फिर तुम हमारे घर में आ जाओ, तुम्हें यह कमरा नहीं पोषण दे देंगे, तुम्हारी अपनी बेटी से शादी भी करवाऊंगा जो कि तुम्हारी कजिन है। अभी तो मंगनी कर देंगे, शादी 2 साल के बाद करेंगे। तुम और इस औरत ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, हम इसको थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे, ये भी अपनी जिंदगी शुरू कर सकेगी। अली ने मेरी तरफ देखा और फौरन नजर फेर ली। इसने कहा, वकील साहब, बात यह है कि यह औरत भी इसी घर में रहेगी और मैं भी घर में रहूंगा और आप लोग यहाँ से जाएंगे। सबका कहना था कि तुम इसके साथ क्यों रहोगे, वैसे भी तुम्हारा इसके साथ रहना ठीक नहीं है, ये तुम्हारा कोई महरम रिश्ता नहीं है। फिर अली की जबान से वो लफ्ज निकलेंगे जो मैं कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। इसने कहा कि हाँ, ये मेरा महरम रिश्ता नहीं है और मेरा इनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। भाभी और देवर का क्या भला क्या रिश्ता होता है, वो भी तब जब भाई इस दुनिया में ना रहे, लेकिन मैं रिश्ता बनाऊंगा इनके साथ। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। सबने कहा कि कैसे रिश्ते बनाओगे, क्यों बनाओगे तुम रिश्ता, क्या मतलब है तुम्हारा। इसने कहा कि मैं इसके साथ निकाह करूंगा, ये मेरी बीवी बन जाएगी और फिर जो कुछ मेरा है वो मेरी बीवी का भी है, इसलिए आप लोगों को इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे घर की बात है। आप लोगों ने मशवरा दे दिया। वकील साहब, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन ये तो हमारे घर वाली बात है। मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। वैसे भी अपने भाई की बीवी से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है और मैं इससे शादी करूंगा। ये सुनने की देर थी कि मैं पागलों की तरह उठी और मैंने सबके सामने अली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। सब लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए। मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है और तुमने ये बात की भी कैसे, सोची भी कैसे। तुमने ये बात, वो भी सबके सामने, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने ये सब कुछ बोला। मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे भाई के साथ। मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है और तुम आज मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। अली ने मुझे घूर कर देखा। आज मुझे इसकी आंखों में किसी बच्चे का प्यार नहीं, बल्कि एक मर्द की अजीब सी ख्वाहिश नजर आ रही थी। मैं इसकी तरफ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। सबने इसे कहा कि इसके लिए तो हम सबके खिलाफ जाने को तैयार हो। अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहते हो, जिसने सबके सामने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारा, तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। अली ने कहा कि ये तो पहले भी मुझे थप्पड़ मार देती थी जब मैं कोई गलत काम करता था। इसको मेरी माँ बनने का बहुत शौक है। मैं इसको अपनी माँ नहीं, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। हम लोग आज ही निकाह करेंगे और ये मेरे साथ अगर निकाह नहीं करेगी तो इसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और मैं इसको इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर मैं तो वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और अली भी मेरे सामने खड़ा था। इसने कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा कि जिंदा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, किसी डॉक्टर को कहो तो मुझे जहर का टीका लगा दे ताकि मैं मर जाऊं। आज मेरा मर जाना ही बेहतर है। इसने इस बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि घर चलिए, खारी साहब और 4 गवाहों का इंतजाम हो गया, आज हमारा निकाह। मैंने कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए। अपने भाई के बारे में सोचो, क्या जवाब दूंगी इसको। इस पल को याद करो, वो दिन जब मैं तुम्हारे बाल बनाया करती थी, तुमको स्कूल भेजा करती थी, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया करती थी, तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हें पढ़ाती थी। जब तुम परेशान होते तो मैं तुम्हें अपनी औलाद समझती थी और तुम भी मुझसे अपने दिल की हर बात किया करते थे। क्या यह सब तुम्हारे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था? क्या तुम इस तरह के इंसान हो? वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बार बार यही कह रहा था कि घर चलें, आज हमारा निकाह है। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर ले गया और वहां पर वाकई निकाह की तैयारी हो चुकी थी। वो सबके सामने मुझे सोफे पर बिठा के खुद ना जाने किसको बुलाने के लिए चला गया और थोड़ी देर के बाद खारी साहब हाथ रजिस्टर लेकर आए। मुझ पर एक लाल दुपट्टा भी करवा दिया गया। इसके सारे रिश्तेदार भी इसको मना कर रहे थे कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। इसने कहा कि
ये सबके सामने निकाह कर रहा हूँ ताकि आप सबकी ज़बानें बंद हो जाएं और आप हमारे घर के मामलात में बोलना छोड़ दें। और मुझे इसने ये कहा कि अगर आपने मेरे साथ निकाह नहीं करना तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और इस घर से चले जाएं। मैं किसी ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रख सकता जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, और ना ही मैं इसे अपने भाई के पैसे खाने दूंगा। अगर हम आपको अपना हक नहीं देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कितनी ही ऐसी औरतें होती हैं जिनको बेवा होने के बाद इनका हक मिल जाता है, इसलिए चुपचाप बैठ जाएं। मुझे पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा दिमाग माऊफ हो गया था। उन्होंने निकाह शुरू करवा दिया और अली ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर निकाह नामे पर लगा दिया और मुझे कहा कि साइन भी करो, नहीं तो वो भी मुझे यहाँ से निकाल देगा। मैंने रोते हुए दस्तखत कर दिए और इसने खुद भी ऐसा ही किया। हम दोनों का निकाह हो गया था। सारे रिश्तेदारों की उम्मीद टूट गई। इसने ये मेरी बीवी है और सब कुछ इसका है, और मैं अपने भाई की तरह गलती नहीं करूँगा। सुबह वकील साहब के पास जाऊंगा और वसीयत में लिख कर आऊंगा कि मेरा जो कुछ है वो मेरे बीवी का है, कि कहीं मेरे मरने के बाद आप लोगों को दोबारा मौका मिल ना जाए। वो लोग वहां से चले गए। इनका वैसा भी अभी कोई हिस्सा नहीं था। मेरा पहला शौहर भी मुझे ये बताता था कि ये बहुत बुरे हैं, कि हमारे माँ बाप जब इस दुनिया में नहीं थे तो ये लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करते थे और उन्होंने हमें पनाह तक नहीं दी थी, 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते थे ये लोग हमें। और अब इस तरह की बातें करते हैं। वो सब लोग वहां से चले गए और मुझे इस शख्स के साथ छोड़ गए जिसको सारी उम्र मैंने अपनी औलाद समझकर पाला, और इसने जबरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। और इसके बाद वो क्या चाहता था कि हम मियाँ बीवी की तरह इस घर में रहें। ये सब कुछ क्या हो रहा था? मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, और मैं उठकर खिड़की की तरफ जाने लगी कि इसने मुझे पकड़ लिया। इसने कहा कि भाभी फजूल में उल्टी सीधी हरकतें ना करें, इतनी समझदार होकर इतनी बेवकूफ़ी नहीं करें। मैंने कहा कि उल्टी सीधी हरकतें तुमने जो आज मेरे साथ किया है, मैं तो हैरान हूँ कि मेरी जान क्यों नहीं निकल जाती, क्यों मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तुम्हारे भाई की रूह भी तड़प रही होगी। अगर वो ये सब कुछ देख रहा होगा तो तुम्हें भी बद्दुआएं दे रहा होगा कि तुमने इसकी बीवी के साथ शादी कर ली है। गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें तुम्हारे इन्हीं रिश्तेदारों के हवाले करके चले जाना चाहिए था जब तुम बहुत छोटे थे। तभी मैंने सोचा था कि तुम्हारे भाई से वादा किया, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? मौका देखते ही तुमने ये सब कुछ कर दिया। इसका मतलब तुम्हारी हमेशा से मुझ पर नजर थी और तुम मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते थे। जो तुम्हें पहला मौका मिला और तुमने जरा भी देर नहीं लगाई। फिर तुम किसी किस्म के इंसान हो। तुम्हारे ऊपर मेरी तरबियत का असर नहीं है और तुम्हारे खानदान के खून का भी असर नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई जैसा भी था पर तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं था। अली ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और कहा कि अब आपकी बात हो गई है तो कमरे में चले। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैं फिर से उसे थप्पड़ मारने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी बातें खत्म हो गई तो अपने कमरे में जाकर सो जाएं, क्योंकि हमारा कोई भी निकाह नहीं हुआ है। वो सब कुछ झूठ था। वो मौलवी वो सब मेरे दोस्त थे। मैं इनको पहले से ही समझा कर लाया था ताकि ये रिश्तेदार हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। हम दोनों का बिल्कुल कोई भी निकाह नहीं हुआ है। आप मेरी माँ की जगह हैं। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपको अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं है? ये जानकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्या आपने मेरी तरबियत इस तरह की थी? यह सुनकर मेरे तो अवसान ही खता हो गए थे। मैंने कहा क्या मतलब है? इसने कहा कि ये लोग हम पर केस कर देते और हमारी आधी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते हुए गुजर जाती, इसलिए इसके मुंह बंद करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। अब हम ये फैक्ट्री और ये जगह बेचकर दूसरे शहर में चले जाएंगे और वहां जाकर नया कारोबार शुरू करेंगे जहां पर हमें कोई भी जानता नहीं होगा। आपकी जगह है और हमेशा आप मेरी माँ की जगह रहेंगी। और रही बात मेरी शादी की, तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब मुझे शादी करनी होगी मैं आपको बताऊंगा। आप ही मेरे लिए लड़के तलाश कीजिएगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा कि इसी बात का अफसोस है कि आपने मुझे गलत समझा। मैंने कहा कि माफ कर दो मुझे, मैं परेशान हो गई थी। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ये सब कुछ ठीक करने के लिए ही तो किया है। सब समझ रहे थे कि हमारी शादी हो गई है और हमने ये हवाई उड़ाई है कि हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं। हमने सब कुछ बेच दिया
और इस इलाके को छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो गई। इस बात को 10 साल हो गए हैं। अली 25 साल का हो गया है। मैंने इसकी शादी कर दी है और अब इसके साथ ही रहती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अली की औलाद होने वाली है। मुझे ऐसे लगता है कि बस वही मेरी भी औलाद है। इसको पाल लूंगी और बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।